हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी संघर्ष में। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th का लेसन 7 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। यानी क्षेत्र में जो संस्कृतियों का निर्माण हुआ, जो विकास हुआ, जो संस्कृतियाँ पनपी और लोगों द्वारा अपनाई गई, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है। लोगों का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम किसी की भाषा को सुनते हैं तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि तमिल भाषा बोलने वाला अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने तमिल भाषा बोल रहा है तो इसका मतलब है वह उड़िया है ना, उड़िया है, तमिल या उड़िया है। तो आमतौर पर इसका अर्थ लगाते हैं वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है। अगर कोई व्यक्ति तमिल है या उड़िया है तो वह तमिल और उड़िया भाषा ही बोलेगा। तो अगर कोई हमारे सामने तमिल या उड़िया बोलता है तो हमें पता चल जाता है कि वह तमिल या उड़िया है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है, तमिलनाडु या उड़ीसा में का रहने वाला है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, संगीत को और संगीत, भोजन, यानी किसी अगर हम कहते हैं कि मछली और चावल, तो मछली और चावल बंगाल में खाया जाता है। अगर हम कहते हैं कि बड़े बड़े चूड़े जो हाथों में पहनती हैं और घाघरा और चुन्नी पहनने वाली स्त्रियां हैं, जो छोटे से हाथ में छोटे से लेके ऊपर तक बड़ा होता हुआ कंगन पहनती हैं, तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो राजस्थान की रहने वाली हैं। अगर हम इडली या डोसा की बात करें, दक्षिण भारतीय भोजन की बात करें, तो हमें पता चलता है कि वो दक्षिण भारत में ही। तो इस तरह से हम हर चीज़ को उससे रिलेटेड वस्तु से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम चोखा बाटी खाते हैं तो कहते हैं चोखा बाटी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गोरखपुर की है। और अगर हम कहते हैं कि पेठा कहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है या पेठा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो हम कह देते हैं कि भाई ये तो मथुरा का पेठा। तो इस तरह से उस क्षेत्र के बारे में हम जानते हैं, हर क्षेत्र के बारे में, हर उसके बारे में हम उससे रिलेटेड चीज़ को अगर सुनते हैं या देखते हैं तो समझ जाते हैं ये चीज़ यहाँ, जैसे बनारस का पान बहुत प्रसिद्ध है, तो यही है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र यानी पहनावे से, काव्य यानी कविताओं से, नृत्य यानी जैसे भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, तो कुचिपुड़ी अलग क्षेत्र का डांस है और भरतनाट्यम अलग क्षेत्र का डांस है, संगीत है और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मान कर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने से भिन्न भिन्न यानी अलग अलग क्षेत्रों के बीच जो अलग अलग, ये जैसे मान लीजिए ये हमारा है और इसका अलग क्षेत्र है, इसके बीच में एक रेखा खींच दी जाएगी तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, है ना। तो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग क्षेत्रों के बीच विभाजक यानी बांटने वाली जो सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं, वे समय के साथ साथ बदलती हैं। और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। किस प्रक्रिया से? यानी एक कठिन प्रक्रिया से क्या हुई हैं? प्रोसेस से विकसित हुई हैं, डेवलप हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। यानी इस प्रोसेस के तहत
है ना, स्थानीय जो परंपराएं हैं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के जो विचार हैं, उनके जो आदान प्रदान, एक दूसरे को उन्होंने अपने जो परंपराएं हैं और विचार हैं क्या किए, आदान प्रदान किए। एक दूसरे को क्या किया, मान लीजिए एक क्षेत्र की जो भाषा है, रहन सहन है, वो दूसरे क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। एक दूसरे के क्षेत्र को इन दोनों ने प्रभावित किया मान लीजिए, तो उससे क्या हो गया, आदान प्रदान ने एक दूसरे को क्या बनाया, संपन्न बनाया। जैसा कि हम देखेंगे कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्र की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। जैसा कि हम देखेंगे कुछ जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, पहनावा है, खान पान है, जो उनके अपने नियम कानून है, तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य दूसरे अलग अलग क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। यानी एक इसके अतिरिक्त कुछ जो दूसरी परंपराएं हैं एक खास एरिया से, हाँ, जो पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, यानी पुराने जो रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, उससे निकले हैं, परंतु अन्य क्षेत्र में जाकर उन्होंने क्या, एक नया रूप ले लिया, एक अलग रूप ले लिया। चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। महोदयपुरम का जो चेर राज्य है वो कहाँ है, तो वो प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती है, जो आज के केरल राज्य में है ना। चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक क्या है, हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया है। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में कहाँ बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में और शासकों ने इस भाषा का प्रयोग और मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। आप ये देख रहे हैं, ये मलयालम भाषा में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा, ये क्या है, मलयालम भाषा का एक प्राचीन अभिलेख है। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। यानी कि इस भाषा का प्रयोग जो है, मलयालम भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के जो सरकारी अभिलेखों में भाषा प्रयोग की गई है, वही मतलब कि सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग का सबसे पहला उदाहरण है, यानी सबसे पहले लिखा गया उदाहरण। इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। यानी सबसे पहले उदाहरणों में से एक कौन सा है, जिसमें सरकारी अभिलेख लिखे गए, मलयालम भाषा सबसे पहले। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। और चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से, चेर लोगों ने क्या किया, संस्कृत की परंपराओं से बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है। केरल का मंदिर रंगमंच यानी जहाँ नाटक प्रस्तुत किए जाते थे, नाच गाना और नाटक प्रस्तुत किया जाता रहा है। तो केरल के मंदिर का रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, ठीक, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। तो जो केरल का भाई चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया, यानी लिया, कुछ उससे भी लिया संस्कृत से। तो केरल का जो मंदिर रंगमंच था, जिसकी परंपरा इस युग तक भी खोजी जा सकती है, तो संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। किसके महाकाव्यों पर आधारित था? जो रंगमंच होता था वो संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ
जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ, रचनाएं जो लगभग कब की बताई जाती हैं, तो 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं। 12वीं शताब्दी प्रत्यक्ष रूप से किसकी ऋणी है, तो प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। संस्कृत की ऋणी है। जो मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ थीं जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, वो किसकी ऋणी है, तो वो संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है, इंटरेस्टिंग तथ्य है, ठीक, कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, यह भी एक रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम था लीला तिलकम, जो व्याकरण यानी ग्रामर तथा काव्यशास्त्र यानी पोइट्री विषयक है। जो काव्यशास्त्र और पोइट्री से मतलब का जो व्याकरण से और काव्यशास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। जो लीला तिलकम है वो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र इसका विषय है। और किस शैली में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है मणि प्रवालम शैली में। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, और मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है, हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। ठीक, यह दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ यानी एक साथ प्रयोग होने की ओर इंगित करता है। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। देखिए जगन्नाथी संप्रदाय, जगन्नाथ से आप सब जानते हैं, उड़ीसा के जगन्नाथ बहुत प्रसिद्ध हैं। अन्य शासक और धार्मिक परंपराएं यानी जगन्नाथी संप्रदाय क्या था, देखते हैं इसके बारे में भी। देखिए अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। यानी दूसरे क्षेत्रों में क्या था, क्षेत्रीय जो संस्कृति थी वो क्षेत्र की जो धार्मिक परंपरा थी, रीति रिवाज थे, रहन सहन थे, नियम कानून थे, उन परंपराओं से ही विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। पुरी उड़ीसा, पुरी कहाँ है, उड़ीसा में, पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा यानी लकड़ी की प्रतिमा, काष्ठ प्रतिमा यानी लकड़ी की प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है। उस स्थान के जो जनजाति लोग हैं उनके द्वारा बनाई जाए, जिससे तात्पर्य निकलता है, जिसका मतलब निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे। जगन्नाथ क्या थे, मूलतः एक स्थानीय यानी उस क्षेत्र के देवता थे, उस स्थान के देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। जिन्हें आगे चलकर क्या मान लिया गया, विष्णु का रूप। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। और 12वीं शताब्दी में क्या हुआ, 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी, बहुत सूरवीर प्रतापी, बहुत ज़्यादा प्रतापी राजा अनंत वर्मन के, क्या नाम था उनका, अनंत वर्मन ने पुरी जो उड़ीसा में है, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को, यानी जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर हैं उनमें जो भगवान हैं उनको पुरुषोत्तम जगन्नाथ कहा गया। तो अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य क्या किया, पुरुषोत्तम जगन्नाथ को, यानी पुरुषोत्तम जगन्नाथ भगवान जो पूरी उड़ीसा में है स्थित है, जो मंदिर में भगवान हैं, उनको अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। और जगन्नाथ जी को उन्होंने क्या किया, राजा ने अपना राज्य किसको समर्पित कर दिया, तो पुरुषोत्तम जगन्नाथ को, और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। उनका एक जो है
उनके द्वारा नियुक्त घोषित कर दिया गया, प्रतिनियुक्त। उनका एक दास समझ लीजिए, उनके द्वारा नियुक्त एक सेवक। बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा का। ये देखिए, आपको पता होगा पांडुलिपि किसे कहते हैं। तो पांडुलिपि वह पुस्तक होती है जो हाथ से लिखित होती है, हाथ द्वारा लिखी गई होती है, तो वो पांडुलिपि है। और ये हाथ द्वारा लिखी है किस पे? तालपत्र पर। जो ये सुभद्रा हैं, जगन्नाथ हैं और बालभद्र हैं, यानी कृष्ण भगवान के भाई बलराम और बहन सुभद्रा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ज्यों ज्यों जैसे जैसे मंदिर को तीर्थ स्थल, यानी एक तीर्थ स्थल के यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, और जैसे जैसे इस मंदिर को तीर्थ स्थल बना दिया गया, यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। तो इस मंदिर का क्या हुआ? इस मंदिर का सामाजिक और राजनीतिक जो मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई है। इस मंदिर का महत्व सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी बढ़ गया। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुग़ल, मराठे और अंग्रेज, जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, यानी उड़ीसा को जीता, जैसे कि मुग़ल है, मराठे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया, यानी इस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया, यानी इसको अपने कंट्रोल में करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा, और वे जानते थे कि मंदिर जो कि एक सामाजिक और राजनीतिक महत्व भी रखता है, इसलिए अगर हम इसे जीतेंगे, चाहे वो मुग़ल रहे हों, चाहे मराठी, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज़ शासक रहे हों, तो उन्होंने क्या किया कि मंदिर पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का, यानी अपना पूर्ण कंट्रोल करने का प्रयास किया, और यह महसूस भी किया कि अगर हम मंदिर पर नियंत्रण कर लेंगे तो वहाँ की जो स्थानीय जनता है, उस क्षेत्र की जो जनता है, हाँ, तो और वहाँ जो मंदिर में लोग रहते हैं, वे सारे उनके कंट्रोल में आ जाएंगे और उनका शासन स्वीकार कर लेंगे। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। देखिए, राजपूत राजा का पुत्र है ना। राजपूत का अर्थ क्या होता है? तो राजपूत का अर्थ होता है राजा का पुत्र, और शूरवीरता और उनकी वीरता की कहानी, उनके शौर्य की परंपराएं, है ना। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, यानी 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश मीन्स अंग्रेज लोग उस क्षेत्र को जहां आज का राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते हैं। ठीक, तो 19वीं शताब्दी में जो अंग्रेज लोग आए, जो आज राजस्थान हम जिसे कहते हैं, उस स्थान को अंग्रेज लोग क्या कहते थे? राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। अब राजपूताना कहा गया है, तो राजपूताना कहा गया है, तो वह एक इससे ऐसा समझा जा सकता है कि जहाँ केवल राजपूत ही रहे होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, है ना। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है भाई। जैसे राजपूताना का है, तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि वह प्रदेश जहाँ राजपूत रहते थे तो राजपूताना है, लेकिन ऐसा जो है गलत है। ये आंशिक रूप से सत्य है। सत्य है कि राजपूत रहते थे, लेकिन कम सत्य, मतलब थोड़ा ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं, है ना। जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्र हैं, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं में रहने वाले लोग अपने आप को क्या कहते हैं?
राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की, यानी उनके नाम से ही राजस्थान को जाना जाता है। और यह भी माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशेष प्रकार की संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। और ये जो सांस्कृतिक परंपराएं, सांस्कृतिक रीति रिवाज परंपराएं ना जो थी तो वहाँ के शासकों के आदर्श और जो उनकी अभिलाषाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी के साथ घनिष्ठता से क्या है जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर, जो आज का राजस्थान है उसके अधिकांश भाग पर, यानी विभिन्न बहुत सारे परिवारों के राजपूत राजाओं का क्या रहा, शासन रहा। उन्होंने राज्य किया वहाँ। पृथ्वीराज, जैसे अध्याय 2 में आपने पढ़ा, एक ऐसा ही शासक था, यानी पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है। पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज तृतीय जिन्हें कहा गया। तो पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में देखिए यहाँ भी एक बीकानेर के राजकुमार राज सिंह का चित्र है। किनका चित्र है? बीकानेर के राजकुमार राज सिंह का। जो चित्र आप देख रहे हैं उनका है। आदर्शों को अपने हृदय में क्या करते थे? संजोए रखते थे। जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया। और ये जो शासक थे वो ऐसे राजाओं के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में, यानी युद्ध के क्षेत्र में, लड़ाई जहाँ होती थी उस क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए, यानी बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर क्या किया? मृत्यु का वरण कर लिया, यानी मृत्यु को अपना लिया, मृत्यु को प्राप्त कर लिया, मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूतों में एक खासियत थी, जब भी रण क्षेत्र में वो हारने वाले होते थे उन्हें पता होता था कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी वे रण क्षेत्र से पीठ दिखाकर, यानी भागते नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं था कि वो अगर मरने वाले हैं तो वो रण क्षेत्र से भाग जाएं, जबकि मुगलों में ऐसा होता था। लेकिन राजपूत कभी भी ऐसा नहीं करते थे, वे पीठ दिखाकर कभी नहीं भागते थे, भले ही उनको वीर गति युद्ध क्षेत्र में प्राप्त क्यों ना हो जाए। वे वीर गति को प्राप्त करते थे, मृत्यु का वरण करते थे, लेकिन जो है पीठ दिखाकर नहीं भागते थे। तो ऐसे राजाओं के आदर्शों को जो शासक होते थे वे अपने हृदय में क्या करते थे? संजोए रहते थे, उनकी शूरवीरता को संजोए रखते थे। राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। और जो राजपूत शूरवीर थे, बहादुरी से लड़ने वाले जो वीर थे, उनकी जो कहानियाँ थी काव्यों एवं गीतों में, यानी कविताओं में और गानों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी। और जो शूरवीरों की कहानियाँ थी, राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ थी, काव्य और गीतों में सुरक्षित थी। तो ये किसके द्वारा गाई जाती थी? तो ट्रेंड चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी, प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे। और ये काव्य और जो ये गीत होते थे ऐसे बहादुर वीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे, और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। और जो चारण थे और भाट थे तो वो क्या करते थे? काव्य एवं गीत को ऐसे शूरवीरों को सुरक्षित रखते थे। काव्य और गीत के माध्यम से क्या करते थे? जब वो उनकी वीरता को उनको गाते थे तो उनकी जो स्मृति थी, यादें थी, वो सुरक्षित रहती थी। और उनसे यह भी आशा की जाती थी कि वे जहाँ अन्य लोगों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए क्या करें? प्रेरित करें, मोटिवेट करें और प्रोत्साहित करें। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। और जो साधारण लोग होते थे, जो योद्धा नहीं होते थे, युद्ध में नहीं जाते थे, वो भी इन कहानियों से क्या हो जाते थे?
अट्रैक्ट हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, इन कहानियों में क्या मिलता था हमें, जो शूरवीरों की कहानियाँ चारण और भाटों द्वारा गाई जाती थी, और है ना, गीतों के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, तो इसमें हमें क्या मिलता था, तो इन कहानियों में अक्सर हमें नाटकीय स्थितियों का, यानी नाटक के माध्यम से और स्वामी भक्ति, नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। और इन कहानियों में जब नाटकीय स्थिति दिखाई जाती थी, नाटकीय स्थितियों में और स्वामी भक्ति होती थी, उसमें अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध और आदि प्रबल स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है का चित्रण होता था। उनकी मित्रता भी दिखाई जाती थी, उनकी प्रेम भी दिखाया जाता था, उनकी शूरवीरता भी दिखाई जाती थी, वो कितने क्रोध में आते थे वो भी दिखाया जाता था, स्वामी भक्ति भी उनकी दिखाई जाती थी। कभी कभी ऐसे भी कोई बहुत ज़्यादा शूरवीर उनके शासकों के जो है सेनापति हुआ करते थे, जो अपने स्वामी के प्रति समर्पित होते थे और अपने प्राणों को रण क्षेत्र में ही त्याग देते थे, यानी कि अपने स्वामी के लिए वो मृत्यु का भी वरण कर लेते थे। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थीं। और ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे रानियाँ जो होती थीं, इन राजपूत राजाओं की जो रानियाँ होती थी, शूरवीरों की जो पत्नियाँ होती थीं, वो क्या करती थी, जीवन मरण दोनों में उनका अनुसरण करती थी। जब वो जीते थे तो भी उनके साथ जीवित रहती थी, अगर वो मरते थे तो वो भी उनके साथ मर जाती थी, यानी दोनों चीज़ का वो उनके साथ अनुसरण था। सती प्रथा यानी विधवाओं, सती प्रथा यानी विधवा होने पर क्या करती थी, सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी उस समय राजपूतों में कि अगर किसी स्त्री का पति रणभूमि में या वैसे भी मृत्यु प्राप्त कर लेता था तो वो क्या करती थी, उस समय सती प्रथा प्रचलित थी। तो यहाँ तो राजा रानी की बात हो रही, तो राजा रानी में भी ऐसा था, शूरवीरों की जो पत्नियाँ होती थीं, तो अगर शूरवीर जो है मृत्यु को प्राप्त होते थे तो उनकी पत्नियाँ भी उनकी चिता के साथ अपने को भस्म कर लेती थी, यानी उनकी चिता के साथ अपने को जला लेती थी। तो इसी को कहते थे सती प्रथा। और जौहर प्रथा, देश सती प्रथा और जौहर प्रथा, इसमें चिता के साथ जलती थी, लेकिन जौहर प्रथा में क्या होता था कि जब कोई राजपूत राजा वीरगति को प्राप्त, युद्ध क्षेत्र में वीरगति को लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, युद्ध क्षेत्र में जब कोई शासक या राजा लड़ते लड़ते युद्ध क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त होते थे, यानी मृत्यु का वरण कर लेते थे, तब उनकी रानियां अपने आप को मुगलों की से सुरक्षित रखने के लिए, यानी अस्मिता पर अपनी आँच ना आए इसके लिए वो क्या करती थी, अग्नि का कुंड बनाती थी और उस अग्नि कुंड में अपने को समर्पित कर देती थी। इसे हम कहते हैं जौहर प्रथा, जो रानी पद्मावती ने किया था और जब खिलजी ने आक्रमण किया था उनके राज्य पर। अब आगे देखते हैं, सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख मिलता है। यानी वो जिंदा अपने पतियों की चिता पर क्या करती थी, सती प्रथा में जल जाया करती थी, अपने पति की चिता पर जिंदा जल जाया करती थी, और इसी प्रथा को हम सती प्रथा कहते हैं। कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है कि इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। हाँ, तो इसमें कह रहा है कि इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, आदर्शों पर चलते थे, उन्हें ज़्यादातर इन आदर्शों के लिए अपने जीवन का जो है क्या करना पड़ता था, बलिदान करना पड़ता था, अपने जीवन का बलिदान देना पड़ता था। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। अब देखिए, कथक नृत्य की अपनी एक कहानी है, वो भी देखते हैं। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, यदि शूरवीरता, बहादुर यानी जो शूरवीरता की परंपराएं हैं
भिन्न भिन्न अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। तो जो नृत्य है उसके विषय में भी यही सच है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। अच्छा, अब यहाँ पर कथक के बारे में बताया जा रहा है कि आइए हम कथक के एक रूप को यहाँ देखते हैं। कथक के इतिहास है ना, देखते हैं। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखो। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। यह नृत्य शैली कहाँ से जुड़ी हुई है? तो उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। कथक शब्द किससे निकला है? कथा, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता था। तो कथक शब्द कथा से शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग क्या संस्कृत में या अन्य भाषाओं में, संस्कृत में भी और अन्य जो दूसरी भाषाएं हैं उनमें भी कहानी कहने के लिए किया जाता था। किसका? कथक शब्द का, या कथा शब्द ना, कथक शब्द का प्रयोग। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। कथक क्या थी? एक जाति है। कथक क्या थी? तो कथक एक जाति थी, ठीक, जो उत्तर भारत के मंदिरों में क्या करते थे? उत्तर भारत के मंदिरों में कथा, यानी कथा के मतलब होता है कहानी सुनाना। तो कथा आज भी हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर कथा हो रही है ना। चाहे वो आप कह लीजिए कि सत्यनारायण की कथा, तो सत्यनारायण की कथा भी एक कहानी ही होती है। उसी तरह ठीक उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। कौन? कथक। कथक एक जाति थी जो कहानी सुनाया करती थी। कहाँ? मंदिरों में। ये कथाकार, ये जो कहानी कहने वाले थे, अपने हाव भाव यानी अपने शरीर के अंगों के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से तथा संगीत से अपने वाचन को अलंकृत किया करते थे। तो जो कथाकार थे, कहानी कहने वाले थे, तो वो संगीत के माध्यम से अपने हाव भाव से कथा वाचन को क्या कर देते थे? अलंकृत, सजा दिया करते थे। 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक का एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशेष नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के क्या पौराणिक जो आख्यान है, पुराणों में जो कहानियाँ दी गई हैं राधा कृष्ण के बारे में, तो उसको क्या लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। तो ये जो कथक है ना, इसके माध्यम से राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कहानियों को लोक नाट्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था, जिसे रासलीला कहते। आज भी आप देखते हैं कि रासलीला गांव में करने आते हैं, कुछ लोग आते हैं, वो जो है राधा और कृष्ण के जो कहानियाँ होती थी, जैसे कि आप देखते हैं ताड़का वध है ना, और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो कृष्ण राधा से संबंधित होती थी, उनको एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और जिसे रासलीला कहते हैं। कृष्ण की जीवन जो लीलाएं थी, तो उस लीला को कृष्ण जी ने यहाँ पे जो लीलाएं की, तो उस लीला को रासलीला कहा गया है ना। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते हैं। यानी जो कथक कलाकार होता है वो डांस के माध्यम से, यानी कथक क्या है? डांस है, नृत्य है। तो इस नृत्य के माध्यम से तो कथक जो कथाकार होता है वो अपने हाव भाव कथक कथाकार के हाव भाव भी
हेलो हेलो फ्रेंड्स, सॉरी। आगे देखते हैं। रासलीला में अभी हमने क्या पढ़ा, जो कृष्ण की जो लीलाएं थी उसको नृत्य के माध्यम से, है ना, जो लोक नृत्य इसके माध्यम से, जो लोक नृत्य के साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते हैं। ये रासलीला क्या होती है? कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने वाला नृत्य रासलीला कहलाता है। और रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते हैं, यानी वो नृत्य के माध्यम से, अपने मूल हाव भाव के माध्यम से कथा को कहता है। और संगीत भी होता है। मुग़ल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। और मुग़ल बादशाहों यानी मुग़ल राजा थे और उनके अभिजात जो थे, है ना, उनके राज दरबार में रहने वाले जो श्रेष्ठ होते थे, वे शासन कथक नृत्य दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। यानी मुग़ल बादशाह उनके अभिजातों के शासनकाल में क्या होता था? कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहाँ इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए। और इस नृत्य ने क्या किया? अपने जो है वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए, प्राप्त किए, और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। और क्या हो गया? एक विशेष नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। आगे चलकर यह दो घरानों में फूला फला। एक घराना था राजस्थान जयपुर के राज दरबार में एक घराना, और दूसरा लखनऊ में, ठीक, लखनऊ में। तो ये दो घरानों में क्या हुआ? फूला फला। राजस्थान जयपुर के राज दरबार में और लखनऊ में। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, अवध के जो है अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। क्या? कथक। एक अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में, यानी उन्होंने इसको सुरक्षित किया, इसको संरक्षण दिया, में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के, आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया, यानी स्थापित हो गया, वहाँ पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट, यानी प्रारंभ में इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। और इसकी प्रस्तुति में किस पर जोर दिया जाने लगा? तो इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट, यानी शुरू में क्या होता था? दुख से भरा होता था गीत। इसका संगीत क्या होता था? दुख से भरा हुआ, दुख ऐसा लगता था कोई शोक हो गया, दुख हो गया। फिर द्रुत पद संचालन, यानी कि तेज़ी से पैरों को आगे बढ़ाकर नृत्य करने वाली जो नर्तका होती थी, नाच, तो वो क्या करती थी? द्रुत पद संचालन, तेज़ी से पैर को आगे बढ़ाना। उत्तम वेशभूषा, यानी वेशभूषा भी इसकी बहुत अच्छी होती थी। और कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। और कहानियों के प्रस्तुतिकरण पर, यानी अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाए, और अभिनय, यानी उसमें अभिनय भी हो, ये नहीं कि बस नाच दिया, नहीं, अभिनय भी हो, यानी उसमें एक एक्टिंग पर भी जोर दिया जाने लगा। संरक्षकों के लिए चित्रकला, संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। संरक्षकों के लिए एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई, वह भी थी लघु चित्रों की परंपरा। एक दूसरी परंपरा जो कई रीतियों, कई तरीक़ों से विकसित हुई थी, वह थी लघु चित्रों की, यानी छोटे छोटे चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते थे। किस आकार के चित्र होते थे? छोटे आकार के चित्र को हम लघु चित्र कहते हैं। छोटे आकार के चित्र को क्या कहते हैं?
लघु चित्र कहते हैं, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज़ पर चित्रित किया जाता है। जल रंग यानी ऐसा रंग जिसमें पानी मिलाकर ना पानी मिला होता था या लिक्विड फॉर्म में होते थे, तो उन्हें जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज़ पर चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम लघुचित्र ताल पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। ताल पत्रों और लकड़ी की तख्तियों पर। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए हैं, जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए, यानी इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र कौन से हैं, तो पश्चिमी भारत में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? पश्चिमी भारत में। जो चित्र जैन ग्रंथ में जो कहानियाँ थी, किस्से थे या जो भी जिस चीज़ के बारे में दिया गया था, उस चीज़ को क्या सचित्र बनाने के लिए उस कहानी के साथ चित्र भी दर्शाया गया था। जैन ग्रंथों को चित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। ठीक, जैन ग्रंथ में अगर कोई कहानी या किस्सा इधर दिया गया है तो इस साइड उसका चित्र भी बना दिया जाता था, मान लीजिए। ठीक, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, एग्ज़ाम्पल में मान लीजिए महावीर जी को महाविनिष्क्रमण, मान लीजिए वो घर छोड़ के जा रहे थे गौतम बुद्ध, आप समझिए ऐसे कि अगर घर छोड़ तो उसको चित्र के माध्यम से बताया गया। या महावीर जी जहाँ उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे, है ना, तो पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसको लिखा भी गया और एक तरफ दर्शाया भी गया, एक तरफ चित्र के माध्यम से उस वृक्ष को बनाया गया। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को साथ चित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। मुगल बादशाह जो थे अकबर थे। मुगल बादशाह कौन थे? मुगलों में सबसे पहले बाबर आए, उसके बाद आए आपके हुमायूं, उसके बाद उनके पुत्र हुए अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां। ठीक, तो उसके बाद शाहजहां ने तो इसमें कह रहा है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां जो मुगल बादशाह थे, उन्होंने अत्यंत कुशल चित्रकारों को, यानी चित्र बनाने वाले जो विशेषज्ञ थे या कलाकार थे, उनको क्या किया था? सुरक्षित किया था, सुरक्षा प्रदान की थी। जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे। जो क्या करते थे? इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियाँ क्या करते थे? चित्रित करते थे। इतिहास लिखते थे तो इतिहास का चित्र बनाते थे। इतिहास में जो कुछ भी लिखते थे या काव्यों में जो कुछ भी वो लिखते थे, तो उस पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे। उन पांडुलिपियों को क्या करते थे? चित्र। ये पांडुलिपियों का मतलब ये है कि हाथ से लिखी गई पुस्तक, और उस पुस्तक को वो चित्र के माध्यम से भी दर्शाते थे। ये पांडुलिपियाँ आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की गई थी, यानी चटक रंग यानी गहरे रंग में चित्रित की गई थी। और उनके दरबार के दृश्य, लड़ाई और उनके दरबार, ये इन पांडुलिपियों में कैसे चित्र दर्शाए गए थे? तो देखिए, इन पांडुलिपियों में जो चित्र दर्शाए जाते थे वो दरबार के दृश्य होते थे। ज़्यादातर कहाँ के दृश्य होते थे? इनमें दरबार के दृश्य होते थे। लड़ाई, युद्ध के जैसे होता था तो उस क्षेत्र उसके चित्र होते थे। शिकार, अगर राजा कोई शिकार करने गए थे, उनके बारे में कुछ लिखा था तो उसके चित्र होते थे। सामाजिक जीवन के अन्य पहलू, और समाज में जो जीवन के अन्य पहलू थे उनको भी चित्रित किया जाता था। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। अब एक मान लीजिए कोई राजा है और उसे कोई उपहार देना चाहता है, तो उपहार के रूप में भी चित्र का आदान प्रदान किया जाता था। यानी लोग एक दूसरे को चित्र भी दिया करते थे। ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल सम्राट, और ये जो चित्र होते थे तो सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए होते, जैसे बादशाह यानी राजा, शासक और उनके जो घनिष्ठ जन होते थे, है ना,
उनके द्वारा ही देखे जा सकते। मुग़ल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुग़ल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। और मुग़ल साम्राज्य जब पतन हो रहा था तो उसके बहुत सारे जो चित्रकार थे मुग़ल दरबार को छोड़कर वे जो नए क्षेत्र उभर रहे थे, क्षेत्रीय राज्य जो नए उभरने वाले जो क्षेत्रीय राज्य थे उनके दरबारों में चले गए थे। परिणाम स्वरूप मुग़लों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ ये कि मुग़लों की जो कलात्मक रुचि थी, ड्राइंग करने की जो रुचि थी उनकी, दक्षिण के जो क्षेत्रीय दरबार थे और राजस्थान के जो राजपूताना दरबार हुआ करता था, तो उसको उसने बहुत प्रभावित किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा। भाई उन्होंने मुग़लों की जो कलात्मक रुचि है उसका तो उन पर प्रभाव था, लेकिन उन्होंने अपनी राजपूती परंपराओं और विशिष्टताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुग़ल यानी उनके जो चित्र थे उसमें मुग़ल दरबारों की जो कलाएँ थी वो नहीं, उनके यहाँ की जो विशिष्ट चीज़ें थी, कला, उसको कला के रूप में उभारा गया, ना कि मुग़ल दरबार की अपनी विशिष्ट विशेषताएँ, जो उनकी विशेषताएँ थी, विशेष विशेषताएँ होती थी, उसको सुरक्षित उन्होंने रखा और उनका विकास भी किया। मुग़ल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके राज दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। भाई उन्होंने सीखा तो उनसे, मुग़ल दरबारों से बहुत प्रभावित है कि वो राज दरबार का चित्र बनाते, लेकिन उनके राज दरबार का चित्र उन्होंने नहीं बनवाया, उन्होंने तो अपने दरबार का चित्र बनवाया होगा ना। तो वो अपनी विशिष्ट विशेषताओं को उन्होंने सुरक्षित रख लिया। मुग़लों का उदाहरण उन्होंने लिया, उसका अनुसरण उन्होंने किया, लेकिन शासकों तथा उनके राज दरबारों के दृश्य चित्रित मुग़ल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। यानी अब वो लोग भी थे जो राजपूत लोग थे, राजपूत राजा थे, तो मुग़ल उदाहरणों का उन्होंने अनुसरण किया, उनसे सीखा। अब उनके दरबार में भी शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक जो पुराणों की कथाएं थी और काव्य थे के विषय का चित्रण बराबर जारी रहा। अब इन जो ये मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ ये जो केंद्र थे, इनमें जो इनमें क्या हुआ, इनमें कैसे चित्र बनाए जा रहे थे, पौराणिक कथाओं के और काव्य जैसे विषयों के चित्रण बराबर जारी रहा बनाना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कैसा चित्र है। देखिए, शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर मुग़ल लघु चित्र। शिकार के दौरान जो है, शिकार जब खेलने गए थे अकबर, तो उस समय के दौरान वो आराम करते हुए यहाँ दिखलाए गए हैं, इसका लघु चित्र है। ये देखिए अकबर हैं, अब ये सब उनके राज दरबार के लोग हैं, तो आराम करते हुए इसमें दिखाया। तो ये कैसा चित्र है? एक लघु चित्र है। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था, आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। ऐसा ही एक दूसरा क्षेत्र था जो आधुनिक हिमाचल प्रदेश के आसपास, आज का जो आधुनिक हिमाचल प्रदेश है, इसके आसपास हिमालय की जो तलहटी का इलाका 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में, 17वीं शताब्दी के बाद जो वर्ष आए, इन वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया।
तो इस क्षेत्र में क्या हुआ, जो हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द आसपास हिमालय की तलहटी का जो इलाका था, इस क्षेत्र में लघु चित्रकला, जो लघु छोटे चित्र बनाने की जो कला थी, का एक साहसपूर्ण, एक बहादुरीपूर्ण और एक भाव से भरी हुई शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। और जो साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली थी, इसे कौन सी शैली कहा गया, बसोहली शैली, बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। और यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक, और यहाँ की जो लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुग़ल कलाकार मैदानी इलाकों की, अब देखिए ये चित्र हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा चित्र है, देख लीजिए, बड़े अच्छे कलाकार थे उस समय भी। कलाकारी का एक अनुपम दृश्य है ये, तो बहुत ही अच्छा दृश्य, अनुपम दृश्य है। तो 1739 में जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ, यानी जब नादिर शाह ने यहाँ आक्रमण कर दिया और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुग़ल कलाकार जो थे मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। ठीक, तो जो अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर क्या कर गए, चले गए। उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, चूँकि बहुत अच्छे कलाकार थे, तो उन्हें वहाँ जाते ही क्या हुआ, आश्रयदाता यानी उनको शरण देने वाले, उनको अपने पास रखने वाले लोग क्या मिले, तैयार मिले। क्योंकि वो इतने अच्छे कलाकार थे, हर राज दरबार में उनके लिए जगह थी, हर राजा उनको संरक्षण देना चाहता था। जिसके परिणाम स्वरूप चित्रकला की कांगड़ा शैली विकसित हुई। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कांगड़ा शैली विकसित हुई। पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी शैली विकसित हुई, कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थीं। और 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, देखिए 18वीं शताब्दी में के मध्य तक कांगड़ा शैली के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थीं। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण रहे, देखिए क्या थी, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी एक ऐसी शैली विकसित हुई जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव जो विष्णु से संबंधित परंपराएं थीं। ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। काव्यात्मक रूप से चित्रों को क्या किया जाता था, बनाया जाता था, वही कांगड़ा शैली की विशेषता थी। यानी ठंडे नीले रंगों का प्रयोग, हरे रंगों का प्रयोग और कोमल रंगों का प्रयोग, काव्यात्मक निरूपण, ये क्या था, कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्रों राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे। साधारण स्त्री पुरुष भी क्या करते थे, बर्तनों में, दीवारों, कपड़ों, फर्श यानी ज़मीन पर
अपनी कलाकृतियाँ चित्र बनाते थे। ठीक, कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में जो साधारण लोग बनाते थे, तो इसके जो हैं कलाकृतियाँ ये जो बनाते थे, तो इसके नमूने बच नहीं पाते थे, ज़्यादातर नष्ट हो जाते थे। जबकि इसके उलट लघु चित्र जो बनाए जाते थे राजमहलों में, वो सावधानीपूर्वक रखे जाते थे और वे सदियों तक सुरक्षित रहते थे। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बंगाल नज़दीक से एक नज़र, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। जैसे कि हम किसी भी क्षेत्र की भाषा सुनते हैं, तो उस क्षेत्र बंगाल में बंगाली बोली जाती है ना, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो इस तरह से अगर हम किसी को मराठी बोलते सुनते हैं, तो हम जान जाते हैं कि वो महाराष्ट्र क्षेत्र से संबंधित है। और अगर हम किसी को बंगाली बोलते सुनते हैं, तो हम कह देते हैं कि नहीं, ये बंगाल से संबंधित है। उसी तरह से अक्सर, है ना, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगला ही बोलते हैं। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। आज क्या मानी जाती है? बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा, यानी बंगाली कोई अलग भाषा नहीं है, वो भी संस्कृत से ही निकली है, ये माना जाता है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है, यानी पहले के जो संस्कृत ग्रंथ थे, उनको पढ़ने से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई, यानी संस्कृत से निकली भाषा नहीं बोलते थे। पहले वाले ग्रंथों से पता चलता है कि वो संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? और फिर अच्छा ठीक है, वो भाई पहले तो जो है संस्कृत से बंगाली जो है संस्कृत से उपजी भाषा नहीं थी, लेकिन फिर बाद में कैसे उसका उद्भव हो गया, आगे देखते हैं। ये देखिए क्या है, सबसे पहली बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये बंगाली रामायण लिखी गई है तालपत्र पर बंगाली भाषा में, ये जो तालपत्र पर लिखी गई है। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध, यानी दक्षिण बिहार का क्षेत्र क्या कहलाता है? मगध। तो ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। बंगाल और मगध के बीच क्या होने? वाणिज्यिक संबंध, यानी बिजनेस से रिलेटेड जो है उनके संबंध जो है स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। जिसके कारण क्या हुआ? बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। कभी? चौथी और तीसरी शताब्दी में। तो मगध में संस्कृत का प्रचलन रहा होगा और बंगाल में, है ना, तो इस जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। और चौथी शताब्दी में गुप्त वंश के शासक आप जान गए होंगे, श्रीगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, है ना, कई गुप्त शासक थे गुप्त वंश में। गुप्त वंशी जैसे थे आपके श्रीगुप्त थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे,
चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे, समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना गया, कुमारगुप्त थे, स्कंदगुप्त थे और विष्णुगुप्त थे। तो ये सब क्या थे? गुप्त वंश के शासक थे। उन्होंने उत्तरी बंगाल पर अपना क्या किया? राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। कहाँ? उत्तरी बंगाल में, है ना। उत्तरी बंगाल में उन्होंने क्या किया? ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यून-त्सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। अब जब वहाँ ब्राह्मणों का वास हो जाएगा, वहाँ ब्राह्मण बसने लगे थे जो एक संस्कृत भाषी लोग थे, है ना, तो वहाँ पर संस्कृत का प्रभाव तो पड़ेगा ही। कहीं ना कहीं संस्कृत, तो वहाँ पर क्या था? बसना शुरू कर दिया था। अब ब्राह्मणों को बसाना शुरू हो गया था। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र यानी सभी जगह, हर जगह पर संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। जब वहाँ ब्राह्मणों का वास हो जाएगा उत्तरी बंगाल में, तो वहाँ संस्कृत भाषा का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हुआ। 8वीं शताब्दी से पाल शासक थे, है ना, उनके अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उदय हुआ। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। सुल्तानों का 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासक रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। जो दिल्ली में स्थित जो शासक थे उनसे क्या थे? वे स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। 1586 में अकबर ने बंगाल को जीता था और उसे सूबा नाम दिया था। उस समय प्रशासन की भाषा तो क्या थी? उस समय प्रशासन की भाषा फारसी होती थी। मुगलों के प्रशासन की भाषा फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। भाई भले ही वो उस अकबर ने जीत लिया, उसे सूबा बना दिया और प्रशासन की भाषा वहाँ फारसी रख दी गई, लेकिन जो बंगाल की क्षेत्रीय भाषा थी वो विकसित होती रही। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। 15वीं शताब्दी आते आते, हाँ, उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी। और जो साहित्यिक भाषा थी उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता था। कहा जाता था पश्चिम बंगाल। यानी 15वीं शताब्दी आते आते उपभाषाएँ जो छोटी छोटी भाषाएं हो गई, मतलब उपभाषाओं का मतलब हो गया कि भाषाओं से निकली और भी भाषाएं और बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा क्या हो गया? एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ। यद्यपि क्या हुआ? बंगाली का उद्भव किससे हुआ? संस्कृत से ही हुआ, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। क्रम विकास की अवस्थाओं से गुजरी है। एक के बाद एक क्रम से गुजरी है। इसके अलावा संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। संस्कृत शब्दों का एक विशाल भंडार, एक बड़ा भंडार जो जनजातीय की जो भाषा है, फारसी और यूरोपीय भाषाओं समेत
बहुत सारे स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ और आधुनिक बंगाली का हिस्सा बन गया। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है और बंगाली के प्रारंभिक जो साहित्य हैं उसको 2 श्रेणियों में, एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा, एक तो क्या है एक संस्कृत की ऋणी और दूसरी उससे स्वतंत्र है। एक संस्कृत की ऋणी है और एक स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद मंगल काव्य। पहली श्रेणी भाई जो संस्कृत श्रेणी है तो पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद हैं जिनमें मंगल काव्य शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है। मंगल काव्य यानी शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य है जो स्थानीय देवी देवताओं से जुड़े हैं। और भक्ति साहित्य है ना, पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य प्रभु देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है। जैसे दूसरी श्रेणी में क्या है, जो स्वतंत्र थी संस्कृत से संबंधित नहीं थी, तो जैसे उसमें क्या है, जैसे मैनामती गोपी चंद्र के गीत। दूसरी श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, मैनावती गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत यानी किसी के बारे में कहानी को गा कर बताना, किस कहानी को गा कर बताना कहलाता है गाथा गीत। मैनामती और गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। तो इसमें क्या है, मैनामती गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर नाथ लोग जो होते थे सन्यासी होते थे जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र यानी जो गीत है यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष यानी अनेक बाधाएं होते हुए भी संन्यास का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। यानी उन्होंने कहा था सारी ये बाधाएं उसे छोड़ो और तुम संन्यास की तरफ जाओ, यानी इसके लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर धर्म ठाकुर क्या हैं, एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव यानी देवता। धर्म ठाकुर क्या हैं, देवता हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। और जिनकी पूजा किस रूप में की जाती है, या तो वो पत्थर के हैं या काठ की मूर्ति। काठ मीन्स होता है लकड़ी की मूर्ति के रूप में की जाती है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। ओके बाय। इसका पार्ट सेकंड मैं अगली वीडियो में लाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।